सिंदूर के बाद लगातार विपक्ष की ओर से मांग की जा रही थी कि मॉनसून सत्र को बुलाया जाए और इस मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कैसे धूल चटाई गई है, कितना भारत को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को कैसे नस्ते नाबूद किया गया है और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे बड़ी कार्रवाई के बाद उसके तमाम जो इलाके थे उनको धराशायी किया गया है इस मॉनसून सत्र में। यानी ये जानकारी भारत सरकार की ओर से विपक्ष को दी जाए। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हावी होता हुआ नजर आ रहा था। राहुल गांधी की बात कर ले जाए या फिर अदर पार्टी की बात कर ले जाए, लगातार मॉनसून सत्र की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही थी। आज वो वक्त आया, यानी सर्वदलीय आज बैठक हुई और इस बैठक में कल मॉनसून सत्र बुलाए जाने की चर्चा हुई है। यानी कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। किरेन रिजिजू की ओर से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से भारत की ओर से पाकिस्तान को धूल चटाई गई है, पाकिस्तान को एक के बाद एक तमाम कड़े प्रहार किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारत ने अपना परचम लहराया है, विदेशों तक ऑपरेशन सिंदूर की साख पर जिस तरीके से तमाम सराहना हुई है, उसको लेकर मॉनसून सत्र में हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की ओर से अभी भी निशाना साधा जा रहा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सरकार यानी केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं करने को लेकर मॉनसून सत्र की जो तिथि है, डेट है, उसको टाल रही है। लेकिन किरेन रिजिजू की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्ष के हर एक सवाल का हम जवाब देंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल यानी मॉनसून सत्र जब शुरू होता है तो विपक्ष की ओर से क्या कुछ हंगामा किया जाता है, क्योंकि आसार यही जताए जा रहे हैं कि जब मॉनसून सत्र शुरू होगा तो विपक्ष की ओर से तमाम हल्ला बोल किया जाएगा। इस दौरान मॉनसून सत्र में कई ऐसे एजेंडे हैं जो विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार भी विपक्ष के हर एक जवाब देने की बिल्कुल पूरी तैयारी में है। किरेन रिजिजू की ओर से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि उनकी ओर से यानी विपक्ष जो भी सवाल उठाएगा उनकी हर एक बात का माकूल जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ मैं अब्दुल समद इसरार, प्राइम न्यूज, नोएडा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंचे हैं, जहां सावन माह शुरू हुआ है। ऐसे में गाजियाबाद में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। जहां बात करें तो हरिद्वार, ऋषिकेश सहित गोमुख से जो भक्तजन है वो यहाँ पर जल लेकर पहुंचते हैं। यहाँ से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित तमाम जो राज्य हैं वो यहाँ से जो कांवड़ यात्री हैं जल लेकर निकलते हैं। वहीं बात करें तो गाजियाबाद में भी लाखों की संख्या में जो भक्तजन है वो जल लेकर आते हैं। और इसको लेकर जो गाजियाबाद में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्राचीन श्री दूधसाध मंदिर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना भी की है। इस दौरान मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई थी। वहीं इस दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो वहां पर हर हर महादेव के नारे लगाए गए, जहां लगातार लोग नारे लगाते रहे और मंदिर प्रांगण में हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। जहां इसको लेकर मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रदेश में तमाम जो जिले हैं उसको लेकर कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए गए हैं। और इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया, जहां इस दौरान वो यहाँ से मेरठ के लिए जाएंगे, जहां पर वो कांवड़ यात्री उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नजर बनाए हुए हैं, कांवड़ यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके विशेष प्रबंध किए गए हैं और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं ताकि कांवड़ यात्रियों में किसी तरह की असुविधा ना हो। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज, गाजियाबाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई थी, जहां उन्होंने घुड़सवारी की। इस दौरान वो घोड़े से गिर गईं, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय प्रशासन अचानक हरकत में आ गया और उनके इलाज के लिए प्रयास करने लगा। इस दौरान प्रशासन ने सोचा कि उनको एयरलिफ्ट कराकर जल्द से जल्द अस्पताल ले जा सकेंगे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से एयरलिफ्ट नहीं कर पाए और उनको सड़क के रास्ते अस्पताल ले जाने लगे। लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द थोड़ा ज़्यादा हो गया था और डॉक्टर्स ने भी वहां जाकर पुष्टि कर दी कि सच में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें लगी हैं। आपको बता दें कि 14 जुलाई को मीनाक्षी लेखी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गई थी, लेकिन उनके चोट लग गई। इस वजह से उनको यात्रा बीच में छोड़कर भारत वापस आना पड़ गया, तो इस वजह से उनकी यात्रा अधूरी रह गई। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ मैं संवाददाता अमर उपाध्याय, प्राइम न्यूज़, नोएडा।
छत्तीसगढ़ के के खुलासे के बाद आगरा पुलिस ने 6 राज्यों में संचालित हो रहे धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। आपको बता दें कि धर्मांतरण का पूरा मामला ISIS के मॉड्यूल पर संचालित किया जा रहा था। इसमें 10 लोगों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें आगरा एक महिला भी शामिल है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आगरा के सदर क्षेत्र की रहने वाली 2 बहनें 24 मार्च को लापता हो गई, जिसके बाद उनके अपहरण का मुकदमा 4 मई को आगरा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर दर्ज कराया गया। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने इस पूरे मामले की गंभीरता को लेते हुए इस पूरे मामले को एडिशनल DCP आदित्य को सौंपा, जिसके बाद आदित्य ने 11 टीमों का गठन किया और प्रदेश देश भर के 6 राज्यों से लगभग 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सदर क्षेत्र की रहने वाली दोनों बहनें, जिसमें बड़ी बहन को 2 साल पहले भी उसकी एक दोस्त जो उसके साथ पढ़ती थी, साइमा नाम की युवती जो कि कश्मीर की रहने वाली थी, धर्मांतरण कराने के लिए कश्मीर ले गई, लेकिन लैंडस्लाइड के चलते उनकी बस जाम में फंस गई और पुलिस द्वारा इस लड़की को रिकवर कर लिया गया था। आपको बता दें, लौटने के बाद भी बड़ी बहन के नेचर में कोई बदलाव नहीं आया और वो लगातार धर्म के खिलाफ बोलने लगी। ऐसे में उसको काउंसलिंग के लिए गाजियाबाद भी भेजा गया, लेकिन इस दौरान जब वो वापस लौटी तो उसके बिल्कुल कोई बदलाव न होने के बाद भी उसने छोटी बहन को भी बरगलाया और 24 मार्च को वो अपनी छोटी बहन के साथ 4000 रुपए लेके घर से निकल गई, जिसके बाद से लगातार पुलिस की जांच में जुटी हुई थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले के अंदर आतंकी फंडिंग और आतंकी गिरोह से संबंध के कुछ सूत्र भी पुलिस के हाथ लगे और पुलिस का कहना है कि इस मामले की जल्द बहुत खुलासा किया जाएगा, जिसमें कई बड़े नाम भी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही साथ पीड़ित बच्चियों के पिता ने भी CM योगी का धन्यवाद दिया है कि उन्होंने किसी तरीके से भी, जिस तरीके से इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और उनकी बच्चियों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभाई है। आगरा से मानवेंद्र मल्होत्रा, प्राइम न्यूज। 16 साल पुराने फर्जी इनकाउंटर मामले में मंगल सिंह पपोला सस्पेंड। CBI की जांच के बाद उनको यहां से सस्पेंड कर दिया गया है। ग्वालियर के झांसी रोड थाना में पदस्थ रहते हुए अचानक मंगल सिंह पपोला लीव पर चले गए थे। लीव के 4 महीने बाद भी जब वापस नहीं लौटे, तब देर रात ग्वालियर SSP धर्मवीर यादव के द्वारा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मंगल सिंह पपोला को नीमच में रहते हुए एनकाउंटर के एक स्मैक तस्कर बंसी गुर्जर को मार गिराने पर आउट ऑफ टर्म प्रमोशन यहां पर मिला था। 3 साल बाद भी बंसी गुर्जर जब जिंदा लौटा, लेकिन नशे के तस्कर बंटी गुर्जर को एनकाउंटर में मार गिराने का उनके द्वारा दावा किया गया था। 3 साल बाद वर्ष 2012 में बंसी गुर्जर जब जिंदा लौटा, पुलिस के सामने आया आखिर फिर पुलिस ने किसको एनकाउंटर में मार गिराया था। फर्जी एनकाउंटर मामले में लंबी जांच के बाद अप्रैल 2025 में TI मंगल सिंह पपोला के खिलाफ CBI वारंट जारी किया गया। फर्जी एनकाउंटर मामले में TI पपोला के साथ एनकाउंटर में शामिल अन्य पुलिस अधिकारियों पर भी अब गिरफ्तारी की गाज सामने लटक रही है। प्राइम न्यूज़ के लिए ग्वालियर से सुयश शर्मा। जैतरा थाना क्षेत्र के गांव नगरिया में कल जो नगरिया गांव के जो युवक थे उनमें कल लड़ाई हुई थी, जो कि आपको बता दें अतुल कुमार नाम के युवक को धुमरी कस्बे में पीछे से प्रहार किया गया था, जहां उसके सर पर गंभीर चोट आई। गंभीर चोट आने के बाद एटा में मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया था। हालांकि जो पीड़ित थे उनके द्वारा जैतरा थाना में तहरीर दी गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो दबंग थे वो रुके, उनके हौसले इस कदर बुलंद थे कि लगातार जिस तरह से कल की घटना का बदला लेने के लिए आज फिर दोबारा से जिस तरह से पीड़ित अतुल कुमार था उसके घर पर जाकर के जो दबंग लोगों ने हमला किया है। वहीं आपको बता दें, जो क्षेत्र में जो माहौल की बात की जाए तो माहौल पूरी तरह से एकदम से, जिस तरह से जो अवैध असले की बात की जाए या लाइसेंसी असले की बात की जाए, वो लेकर के लगातार आज गांव नगरिया में फायरिंग की गई, जिसकी तड़तड़ाहट से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। फिलहाल जो किसी भी जो आरोपी है उनके घर दबिश नहीं दी गई थी, जिसके चलते एक बार फिर दोबारा से आज सुबह को जो दबंग लोग हैं उन्होंने गांव नगरिया में फायरिंग को अंजाम दिया है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि जो बात की जाए इलाका पुलिस की, तो वो कहीं ना कहीं उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो दबंग हैं वो खुलेआम शहर में मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद अगले ही दिन उसी गांव में उसी घर जा करके फिर दोबारा से फायरिंग की जाती है। देखना होगा। फिलहाल अभी तक किन्हीं भी आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। आगे एटा पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। एटा से प्राइम न्यूज़ के लिए देवेंद्र कुमार।
पहाड़ी इलाकों में हो रही है भारी बारिश के जो कहर है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। इस समय हम खड़े हैं कानपुर के गंगा बैराज पे। आप देख सकते हैं इस जो बैराज है इसमें करीब 30 गेट बनाए गए हैं, जिसमें जो वहाँ से जो पहाड़ी इलाकों से जो पानी आ रहा है और जो हरिद्वार से होते हुए नरोना जो बांध है वहाँ से भी पानी छोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी संख्या में जो पानी है वो यहाँ पर आ रहा है और आप साफ तौर पे विजुअल पे देख सकते हैं किस तरीके से जो माँ गंगा है, गंगा नदी है, उसका पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और अभी जो सिंचाई विभाग से बात करी तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी सिर्फ 2 गेट खोले गए हैं और बाढ़ की कोई भी स्थिति अभी समझ में नहीं आ रही है। और जो नॉर्मल गर्मी के समय में और बरसात के समय में जो स्तर होता है जल का, उसी स्तर पे अभी गंगा बह रही है और अभी चेतावनी बिंदु से काफ़ी नीचे है। वहीं बात करें आसपास के इलाकों की तो आसपास के इलाके जो कटरी इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है कि हो सकता है जो बारिश है वो बढ़ के होए, जिसके चलते जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जिलाधिकारी ने एक टीम गठित कर दी है और लगातार जिलाधिकारी कार्यालय से उस पर निगरानी रखी जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जो पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है उसके चलते क्या जो आसपास के गांव हैं वहां तक पानी पहुंचता है और गांव वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन राजू के साथ अंकित शुक्ला, प्राइम न्यूज़, कानपुर। झांसी में एक निजी स्कूल की जमीन पर कुछ लोगों ने बरसों से मकान बनाकर कब्जा कर रखा था। उसके कब्जे के आदेश, न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने उस कब्जे को कब्जा मुक्त कराया। आपको बता दें ये पूरा मामला झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र सिविल लाइन का है। ये जहां एक हाफिज सिद्दीकी स्कूल है, वहां पर उनकी निजी जमीन पर कुछ लोगों ने बरसों से मकान बना लिए थे। कमेटी ने न्यायालय में केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद न्यायालय ने स्कूल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जमीन को पुलिस को आदेश दिए कि इनकी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए। जब पुलिस कब्जा मुक्त कराने के लिए वहां पहुंची तो 10 मकान जो थे वो तो उन्होंने उनसे बातचीत करने के बाद खाली करा दिए गए। उसके बाद जो 3 मकान थे उनको तीनों लोगों ने पुलिस का विरोध किया, पुलिस से हाथापाई भी करना चाहिए, पुलिस को धक्का मुक्की भी की। ये सूचना जब उन्होंने अपने अधिकारियों को दी तो मौके पर झांसी सिटी मजिस्ट्रेट और झांसी सीओ सिटी पहुंचे। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। ना मानने पर पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग करके उनको थाने लेकर आई। थाने में उनको समझाया गया। समझाने के बाद पूरा मामला शांत होने के बाद उन्होंने फिर वो मकान खाली किया। जिनका मकान खाली हुए है उनको पुलिस ने एक स्थायी जगह पर वहां पहुंचा दिया गया है। झांसी से प्राइम न्यूज के लिए राकेश शर्मा। अंतरिक्ष से वापस आए शुभांशु शुक्ला ने एक बार फिर अपनी तस्वीरें दुनिया के साथ साझा की है और इसमें अपने अंतरिक्ष में बिताए कुछ खास पलों का उन्होंने जिक्र किया है। दरअसल शुभांशु ने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाली है जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से वो स्पेस में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुभांशु ने एक अच्छा खासा लंबे कैप्शन में लिखा है कि जब आप शुरुआत में स्पेस में जाते हैं, ISS में रहते हैं तो उसको समझना और जीरो ग्रेविटी में जिंदगी बिताना थोड़ा मुश्किल लगता है। मैं भी यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शुरुआती दिनों की तस्वीरें हैं जब मुझे मेरे प्रयोग और आगे रिसर्च के लिए बैलेंस बनाना ज़रूरी था। हालांकि शुरुआत में थोड़ी तकलीफें हुई लेकिन फिर आदत बन गई। इसी के साथ शुभांशु ने जिक्र किया है कि कैसे फिर चाहे स्पेस हो कि जिंदगी, दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि इंसान को स्थिर रहना ज़रूरी है क्योंकि स्पेस में अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगी तो आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे ही ज़िंदगी में स्थिरता और बैलेंस भी उतनी ही ज़रूरी है। आपको बता दें कि शुभांशु अंतरिक्ष से वापस आए थे, उसके बाद से अभी तक वो अपने आइसोलेशन पीरियड में है। हालांकि अगर इसरो की माने तो इसरो का कहना है कि शुभांशु की अब तक की जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल सही है और अभी तक कोई भी घबराने वाली बात सामने नहीं आई है। हालांकि कहा जा रहा है कि 17 तारीख को शुभांशु वापस भारत आ सकते हैं लेकिन अभी इस बात पर कोई मोहर नहीं लगी है। फिलहाल सभी को इंतजार है कि शुभांशु कब वापस अपने भारत लौटेंगे। फिलहाल उनकी मेडिकल रिसर्च चल रही है और मेडिकल रिपोर्ट्स जो अभी तक फाइन है उनकी भी आगे भी सही रहने की आशंकाएं जताई जा रही है। नोएडा से कैमरामैन DC मंजू के साथ मैं पूजा यादव, प्राइम न्यूज़। कॉमेडियन कपिल शर्मा एक बार फिर से अपना कैब कैफे खोलने जा रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा 10 जुलाई 2025 पे उनके कैफे पे हमला हुआ था। हमले की अच्छी बात ये थी कि उस हमले में कोई भी घायल नहीं हुआ था और ना किसी को चोट आई थी। उसके करीब सेफ्टी पर्पस के लिए करीब 1 हफ्ते से वो कैफे बंद किया गया था, पर अब उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के कह दिया है कि हम कल से अपना कैफे खोलने जा रहे हैं। दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने उसे सपोर्ट करा। उनके कैफे की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होगी। उन्होंने ये भी लिखा कि हमें अपनी कस्टमर की सेफ्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम भी कर रहे हैं तो वो कैफ़े में आके आराम से मज़े कर सकते हैं। आप लोग कैफ़े जाने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन DC मंजू के साथ मैं श्रेया शर्मा, प्राइम न्यूज़।